अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास और आज हम बात करेंगे सिंध के मुकदमे की, कराची के मुकदमे की। क्या अपोजिशन लीडर सिंध जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब अपने अपोजिशन के दौर में कराची का और सिंध का मुकदमा लड़ने में कामयाब रहे? कराची पैकेज के हवाले से अगर बात की जाए तो वफाक और सिंध हमेशा आमने सामने रहे और अभी तक हम देख रहे हैं कि इस पैकेज पर उस तरह काम नहीं शुरू हो सका जिस तरह होना चाहिए था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहा जा रहा है कि ग्रुपिंग का शिकार है और ख़ास तौर पे चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन में कराची से वाज़ेह बरतरी हासिल की और उसके MQM के पास ये शहर हमेशा रहा और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि तहरीक इंसाफ ने यहाँ से वोट हासिल किए। साथ ही साथ अगर फिरदौस शमीम नकवी साहब की बात की जाए तो इन्होंने चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमाओं में से हैं और कराची में इनकी मेहनत को कोई नहीं बुला सकता, कोई नहीं जुटला सकता। लेकिन क्या वजह है कि आला पार्टी क़यादत के साथ इख्तलाफात, एक तो वो ख़ुद बहुत ज़्यादा स्टेट फॉरवर्ड हैं, ज़्यादा बात करते हैं, खुल के बात करते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं और आवाम की बात करते हैं। तो क्या वजूहात हैं, क्यों इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया या इस्तीफ़ा ख़ुद इन्होंने दिया, ये भी हम उनसे पूछेंगे। और ख़ास तौर पे सिंध ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा गैस जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं और उसके बावजूद हमें गैस नहीं मिल रही। मुल्क भर में इस वक्त गैस का बहरान है। जज़ायर की अगर बात करें तो इस पे भी बड़ी तनकीद हुई और कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इशू एक नॉन इशू को इशू बनाया। इसकी क्या वजह है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया सर, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। शुक्रिया। नकवी साहब, आप हमेशा आपके साथ हमारे पहले भी प्रोग्राम्स रहे, मेरा आपके साथ पहला प्रोग्राम है एज एंकर। लेकिन खुलकर बात करते हैं, हमेशा तनकीद करते हैं और आपने तनकीद की अपनी पार्टी के ऊपर भी। इस्तीफ़ा आपसे लिया गया या आपने इस्तीफ़ा दिया है? देखिए, इस्तीफ़े के बारे में ऑब्वियसली दिया जाता है, लिया जाने का कोई होता नहीं है, उसमें डिसमिसल का ऑर्डर आता है। ठीक। तो दिया है मैंने, और मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया टॉक में बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि जो वजूहात हैं जी, वो मैं मुनासिब वक्त पे बताऊंगा, फ़िलहाल नहीं बता रहा। और मैं समझता हूँ उस पर इत्तफ़ा कर लिया जाए तो बेहतर है। ठीक है। इससे कि ये कुछ चीज़ें पार्टी के अंदरूनी मामलात होते हैं और मैं एक पार्टी का अदना कारकुन हूँ, अदना कारकुन की हैसियत से शुरू की थी, बानी रुकनों में से हूँ और मैंने किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं करना, इससे कि मैं किसी पार्टी को आज भी इस काबिल नहीं समझता, ना उनके कायदीन को, कि मैं किसी और सियासी जमात की तरफ सोचूं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये पाकिस्तान की वाहिद कौमी जमात है जिसमें मरूसी सियासत नहीं है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि सियासत में मरूसियत नहीं होनी चाहिए, वरना वो बादशाहत हो जाती है। लेकिन सर, आप ही की पार्टी, हम अगर सिंध लेवल पे बात करें तो लॉबिंग का शिकार नज़र आ रही है। कुछ हमें बिल्कुल वाज़े तौर पे धड़े बने हुए नज़र आते हैं और खुल के इख्तलाफात भी हुआ, उस पर बात भी हुई। आपने भी बारहा इस चीज़ को वो किया। फिर जब MQM के लोगों को पार्टी के साथ मिलाने की कोशिश की गई, एक नाम ऐसा है, वो ज़ाहिर उनकी डेथ हो गई, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन फिर आप इत्तेहादी बने इसी जमात के और इस जमात ने शहर में क्या कुछ नहीं किया। आप जानते हैं, आपने फ़ाइट की, हमें 2013 की इलेक्शन भी याद है, 8.5 लाख वोट आपने लिए। फिर वो एहतजाज भी हमें याद है जिसके लिए क्या कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन आपके लोग बैठे रहे। उसके बावजूद जब आप इस तरह की इत्तेहादी बनाएंगे तो फिर आपकी जो कारकर्दगी है वो चैलेंज तो होगी। नहीं, देखिए, ये दो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। मखलूत हुकूमत बनाना हमारी मजबूरी थी। ठीक। और हमें, क्योंकि जमहूरियत के अंदर आपको हाउस की मेजॉरिटी होती है तो आप बनते हैं, वरना माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट बहुत वीक होती है, तो मेजॉरिटी को कायम करने के लिए हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, GDA और मैंगल ग्रुप, इन सब लोगों को जमा किया और एक इत्तेहादी हुकूमत बनाई, जिसके सबसे बड़ा धड़ा और बड़ी अक्सरियत के साथ वो धड़ा जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। ठीक। और जब भी मखलूत हुकूमतें बनती हैं तो उसके अंदर जो इत्तेहादी होते हैं वो
ज़रूर अपने लिए कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, इससे कि उनको भी अपने वोटर्स के सामने वो डिसीजन जस्टिफाई करनी होती है। हमारे सामने तो बड़ी सीधी और मजबूरी की बात जी। थी कि हमें कोई चॉइस नहीं थी सिवाय कि हमने देखा कि कौन कौन सी सियासी पार्टियां हैं जिन सियासी पार्टियों से हमारे इख्तलाफात सबसे कम हैं। तो अगर आप देखें तो हमारे इख्तलाफात सबसे ज़्यादा किससे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, ठीक। कि हम उनको इस मुल्क में वो हुक्मरानी कब से करते आ रहे हैं, ठीक। और वो हमने जो कुछ इस मुल्क में हुआ और जो करप्शन के हवाले से हुआ उसके लिहाज से हम ये समझते हैं कि उनके साथ तो इत्तेहाद हो ही नहीं सकता था। लेकिन वो सिंध में थे भी नहीं। नहीं, मैं तो पूरे पाकिस्तान लेवल की सियासत समझ लें, उसके बाद सिंध की भी समझ लेंगे। ठीक है। ठीक है जी। तो पाकिस्तान की सियासत में PMLN नहीं हो सकती। मिस्टर जरदारी मुल्क पे भारी सबसे बड़ी बीमारी, मिस्टर 10%, उनके साथ करप्शन का एजेंडा लेके आप किस तरह इत्तेहाद कर सकते हैं जब आप इन दो को माइनस कर दें। KP में हमने हुकूमत छीनी किससे थी? ANP और MMA से। ठीक। एक सोशलिस्ट जमात, उनका अलायंस किससे? एक मजहबी जमात। मजहबी देखें जमात ना से। कितने अच्छे लोग हैं, ऐसे साथ अच्छे अच्छे इत्तेहाद बनाते, उनसे नहीं कर सकते। जब आप ये सबको रूल आउट कर देते हैं और आपको तब भी मेजॉरिटी कायम करनी है तो आपके लिए यही बाकी जमातें बचती हैं जो हमारी हैं। ठीक है। अब कहते हैं लेसर ऑफ द ईवल्स, तो लेसर ऑफ द ईवल्स के लिहाज से आपको हमेशा सियासत में मूव ऑन करना पड़ता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है। तो मुल्क की बेहतरी की खातिर आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास मजबूरी थी, चॉइस नहीं थी, इसलिए आप इनके पास गए, नहीं तो खान साहब कह चुके थे पंजाब के चौधरियों के बारे में भी और कराची वालों के बारे में भी, तो ज़रा मजबूरी बनी आपको। मैं आपको देखिए दो किस्म के बयान हैं। हमारे लिहाज से हमने हमेशा एक बात कही, आज नहीं कही, ऑन रिकॉर्ड 97 में भी आपको खान साहब का इंटरव्यू मिल सकता है जी, कि अल्ताफ़ हुसैन की दहशतगर्दी भत्ताखोरी को माइनस कर दीजिए या अल्ताफ़ हुसैन को माइनस कर दें तो मंशूर के लिहाज से कब से करीबी जमात नज़रियाती तौर पे हमारी जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। ठीक है। तो दैट वाज अ नेचुरल एलाई बेस्ड ऑन आइडियोलॉजीज ऑफ द पार्टी। जब तक अल्ताफ़ हुसैन उसके हेड थे और वो जो चुटकी बजा के 57 दिन 2017 में बंद करा देते थे शहर को, और बोरीबंद लाशें थीं, वो सब जो थी वो इतनी भारी थी कि उस वक्त उनके साथ इत्तेहाद नहीं किया जा। जब उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन से बारात का ऐलान कर दिया और अपने आप अंदर से अल्ताफ़ हुसैन और उसकी पॉलिसीज़ को खारिज किया, तो MQM तब्दील हो गई थी। दूसरी चीज़ यह कि जो बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में लेके चली थी उसकी पेजराई हुई है। ठीक है। मैं खुद उर्दू बोलने वाला हूँ। सही। वो जो कहा गया था कि उर्दू बोलने वालों के हकूक़ दिलाने के लिए हमें एक अलहदा जमात बनानी ज़रूरी है कि वरना पीस दिए जाएंगे। ठीक। हम उन लोगों में से कहते थे मौज दरिया में है, बैरून दरिया कुछ भी नहीं। ठीक है ना। ये एहसास कौम को दिलाया कि हम सब पाकिस्तानी और पाकिस्तान में हमारे हक हैं, हकूक़ हैं, और उसके लिए हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे बहैसियत पाकिस्तानी के। हमें बहैसियत महाजिर नहीं, पहले पूरी मुल्क को तो हकूक़ मिले, ठीक, फिर आप आगे चल के बात कीजिए किसी और की। यहाँ तो बुनियादी हकूक़ पाकिस्तानियों को नहीं है। ठीक है। यानी कोई आदमी आके किसी पाकिस्तानी का गला काट के चला जाए जैसे हज़ारा में हुआ है, इससे शीयत का क्या ताल्लुक है? सही, इंसानियत का मामला। इससे तो इंसानियत का मामला है कि ये कोई इंसान के बच्चे हैं। सही। जो जिंदा इंसानों की गर्दनें जुदा कर दे। अगर इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करना जो है वो तहरीक इंसाफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा? लेकिन इस पे मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन नदीम अफजल चंद साहब ने थोड़ा सा इख्तलाफ किया था, सख्त बोले वो, उन्होंने वो किया तो उनको भी मुस्तफ़ी होना पड़ा। तो इख्तलाफ क्यों? आज भी कैबिनेट में यही मसला है जो आपने भी इख्तलाफ किया। नकवी साहब, हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप सीधी बात करते हैं तो शायद वो अच्छी नहीं लगती। मैं अभी भी सीधी बात कर देता हूँ। हाँ, देखिए जी जी, बात सारी ये, जब कैबिनेट के अंदर कोई डिस्कशन हो, ठीक है, और आप कैबिनेट के मेंबर हैं, आपको पूरा इख्तियार है कि आप इख्तिलाफ करें कैबिनेट के अंदर। ठीक है। एक दफ़ा कैबिनेट का जॉइंट डिसीजन हो जाए, ठीक है, उस जॉइंट डिसीजन से मैं बाहर आके इख्तिलाफ नहीं कर सकता। करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। आप भी एग्री करते, मैं भी एग्री। आपके मैनेजमेंट रूल्स में यही सिखाया गया, ऐसा ही है, यही सिखाया जाता है, यही बात है। मैं समझा हूँ नदीम अफजल चांद साहब को शायद उस बात का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि मैंने वो रूल तोड़ा है, इसलिए उन्हें अपना रेजिग्नेशन दिया। बिल्कुल ऑनरेबल थिंग की है। रिजाइनिंग इज नेवर डिसऑनरेबल। हम तो रिजिग्नेशन को एक ऑनरेबल एक्शन समझते हैं। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक जुमला जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि
आपका जो इख्तिलाफ है, असूली मौक़िफ़ है आपका, तो उसको मानना भी तो चाहिए ना, चाहे वो वफाकी लेवल की कैबिनेट कौन हो सा या असूली सूबाई। मौक़िफ़ थे? देखिए, इसमें कोई ये नदीम अफ़ज़ल चंद साहब की अगर है, मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूँ तो मुझे एग्जैक्ट नेचर ऑफ डिबेट नहीं पता। ठीक। जो सामने बात मेरे हुई वो वज़ीर आज़म ने ज़रूर ये बात कही कि जो बात मैंने असूल दोहराया और मैं भी उस असूल ठीक है। पे यकीन रखता हूँ कि या तो आपको मौका ना मिला हो बोलने का, और तब भी अगर आपको पार्टी के हेड से इख्तलाफ करना हो ठीक है। तो आपको पार्टी के फोरम्स में करना चाहिए। सही। वो तो और हालांकि उनके तर्जुमान उसके हैं। अलावा आपको बाहर मीडिया के ऊपर वैसे इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नकवी साहब, अब हम चूँकि सिंध की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि वफाक की बात हो रही है तो इससे जुड़ा सवाल, आपके जो इत्तेहादी हैं, चाहे वो MQM हो, आपके फंक्शनर वाले हों, GTA हो, पंजाब में ये बेंगल साहब हों, ये सारे इख्तलाफात और ये सारी चीज़ें क्यों, मतलब एक तो ये है कि MQM तो कह रही है कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी हम साथ दे रहे हैं, आजमा रहे हैं 2.5 साल में, तो एक भी मुतालबा उनका पूरा नहीं है। मैं समझता हूँ कि देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं प्रिंसिपल पार्टी को अंडर प्रेशर रखने की। ठीक। लेट्स एक एक मुतालबा ले लेते हैं। सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि सेंसस। ठीक है। ठीक है, हमने भी कहा कि सेंसस का रिजल्ट सही नहीं है। अच्छा, मज़े की बात, सारी जमातें यही कह रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये कहते हैं ना, वो आपने ये तो मौका नहीं है, लेकिन आपके नाजरीन को एक है, गूगल कर लीजिएगा, अलेक्जेंडर एंड द गॉर्डियन नॉट। किस्सा छोटा सा है कि एक किश्ती बनी हुई थी ईरान में, जिसमें कोई 2-4 हज़ार गांठें बांध के उसको बांधा हुआ था। जब अलेक्जेंडर वहाँ पहुँचे तो उनसे पूछा गया कि जी ये मसला जो है बड़ा संगीन है, और ये कहा गया कि जो शख्स ये सारी गांठें खोल लेगा वो दुनिया पे हुकूमत करेगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उसने अपनी तलवार निकाली और वो रस्सी काट दी। उन्हें कहा किश्ती आज़ाद करनी थी, मैंने कर दी। ठीक है ना। बात सारी ये है कि मैं भी इसी चीज़ को है कि जी सेंसस गलत था, अब आगे हल क्या है? आगे हल बताए ना कोई। इन बाटियों में किसी ने हल बताया? 2017 के सेंसस को मैं दोबारा से कैसा जिंदा करूं? दोबारा सही सेंसस ही करके कर सकता हूं ना। ऐसा ही है, और तो कुछ नहीं और है, कोई हल नहीं है। और कोई तो हमने यही कहा कि दोबारा सेंसस फौरी कराया जाए। सही। हम ये तो नहीं कह रहे कि 10 साल इंतजार करो कि 2027 में करो। सही। कैबिनेट की जो कमेटी थी उसने क्या है, इमीडिएटली ठीक है, सेंसस दोबारा कराया जाए, यही था। और उसके लिए क्या सिफारिशात की कि एक कमेटी बनाई जाए, किसके नीचे? IT मिनिस्टर के नीचे। IT मिनिस्टर किसका? MQM का कि वो ये बताए कि पिछले सेंसस में क्या क्या गलतियां हुई थी और इस दफा क्यों नहीं हुई, क्या इकदाम किए जाए कि वो गलती ना हो। ठीक है। और उनको 3 महीने का वक्त दे दिया गया। इन पैरेलल एक एक्सरसाइज असद उमर साहब ने एज प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी शुरू कर दी। ठीक है। अब नियत इसके ऊपर है कि PTI की हुकूमत एग्जैक्ट तारीख का कब ऐलान करती है। ये तो बुनियादी असूल तो तय कर दिया 2017 के सेंसस से, हम मुतमईन नहीं। ठीक। लेकिन ये फैसला भी होना है कि किस इलाके की कितनी आबादी है, और इसका वाहिद हल ये है कि दोबारा सेंसस किया जाए। ठीक है, लेकिन दोबारा सेंसस का मसला ये है कि हमें कोरोना जैसा माहौल है, आपकी आर्मी मसरूफ़ है, ये सारी चीज़ें मुमकिन तो नहीं लगता कि अगले 2 सालों में हो पाए। फिर आपने जो बात कह रहे हैं ना वो दुरुस्त है। देखिए, पहली चीज़ है कि एक प्रिंसिपल को तय करवाया जाए। ठीक कि 2017 का रिजल्ट को जो है वो रिजेक्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ पर्पसेस के लिए मजबूरन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। क्यों ये करना पड़ा? मैं नहीं चाहता, और ये मेरा मुतालबा था और आपके प्रोग्रामों में भी किया, असेंबली के फ्लोर पे भी किया, बाहर मीडिया टॉक पे भी किया, कि जब तक 2017 के नताइज को आप किसी चीज़ के लिए, लोकल बॉडीज़ के लिए इस्तेमाल करने को नहीं तैयार होंगे, ये हुकूमतें कहेंगी कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन नहीं हो सकते। सही। ठीक है। हमने नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन किस पे कराए? 2017 पे सेंसस पे। ठीक है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोकल बॉडीज़ के भी इलेक्शन 2017 के सेंसस पे कराओ, इसलिए कि ये निज़ाम रहना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे खित्ते की, पाकिस्तान की, सिर्फ मैं सिंध की बात नहीं कर रहा, अहम तरीन जो हुकूमत होती है जिससे अवाम का ताल्लुक होता है वो बल्दियाती निज़ाम है। सही। और वो बल्दियाती निज़ाम के तहत इलेक्शन होने पूरे पाकिस्तान में लाजिम और मलजूम है। KP में भी होने चाहिए, पंजाब में भी होने चाहिए। KP और पंजाब सिंध से आगे हैं। किस तरह आगे? उन्हीं ने वो कानून दुरुस्त कर लिया है। ठीक है। कि जो आर्टिकल 140A की सही अक्कासी करता है। सही।
ठीक है। सिंध का कानून 2013 का है, जिसको सिंध हुकूमत खुद कहती है कि नकारा कानून था। अब ठीक है, उस वक्त उस वक्त नहीं कहती, इन्होंने किया था, अब कहती है ठीक उस हाउस में। और सबसे बड़ा जुल्म यह है कि कभी भी मियाद पूरी होने से पहले उन्हें नया कानून लेके आना चाहिए था। ठीक है, आज अगस्त से लेके हम जनवरी में आ चुके हैं। सही, हमने सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल पेश किया, ठीक है, लोकल बॉडीज का, वो भी सर्द खाने में। MQM ने हमारे बाद पेश किया, वो भी सर्द खाने में। और सिंध गवर्नमेंट का आया नहीं, कोई कमेटी तक नहीं बनाई। तो ये डिक्टेटर्स हैं, इन्हीं ने PFC अवार्ड नहीं दिया, 2007 से नहीं दिया। 13 साल इनकी हुकूमत हो गए, पूरा सिंध तबाह हो चुका है। हर चीज जो बल्दियात से ताल्लुक रखती है वो तबाह हो चुकी है। पानी का निज़ाम, सड़कों का निज़ाम, कूड़ा उठाने के निज़ाम, बिल्डिंग कंट्रोल का निज़ाम, नेम इट, कोई एक ऐसा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, कोई एक चीज। आपको नकवी साहब 13 सालों में 10 बसें दी हैं और 66 बसें अभी ये दोबारा रिपेयर करके जो खड़ी हैं, ख़राब हैं, उनके में जंग लगा हुआ है, उनको रिपेयर करके कराची के अवाम के लिए दे रहे हैं। वो कराची जिसके लिए वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि ये कराची चलता है तो मुल्क चलता है, और इसमें कोई शक नहीं कि वाकई पूरा मुल्क चलाता है। तो ये 7वां बड़ा शहर है दुनिया का, तो यहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं है, बेसिक्स। अरे आप ये सोचिए, जितनी इन्होंने बसें नहीं दी, हमने उस 2.5 साल में फायर टेंडर दे दिया। फायर टेंडर मैं आऊँगा उसके तरफ। बात ये है, इन्होंने इतनी बसें नहीं दी 13 साल में जितने हमने। और अब हमारी इंशाल्लाह जून से पहले पहले ग्रीन लाइन की बसें भी आएंगी इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वक्त हम देख रहे हैं कि 300 से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कराची पैकेज के वाले से हैं। 1100 अरब रुपए का पैकेज है। वफाक कह रहा है कि ये डेडिकेटेड पैकेज है कराची के लिए। सिंध ये कह रहा है कि ये इसमें से 700 अरब तो हम वैसे ही लगा रहे थे कराची पे, 300 या 400 अरब हैं जो वफाक ने दिए हैं, तो वफाक अपनी तरफ लेके जा रहा है इस प्रोजेक्ट को। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो कराची की किस्मत को बदल सकते हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी जो सिंध हैं वो उसकी अप्रूवल नहीं दे रहे, चूँकि वफाक मजबूर है, इनकी अप्रूवल होगी तो उन प्रोजेक्ट्स पे काम होगा। मेरे ख्याल से ज़फ़ीर, पहली चीज़ ये देखिए, आपके चैनल की और मेट्रो की, दो की बहुत जिम्मेदारियां हैं इस शहर के हवाले से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कुछ आप कहा करें, रिसर्च के साथ कहा करें। देखिए, ये 1.1 ट्रिलियन या 1100 खरब रुपए का जो पैकेज है, इसमें वफाक जो पैसे दे रहा है वो 703 अरब के, ठीक है। बाकी पैसे जो है वो सिंध गवर्नमेंट दे रही है। ठीक है, तो हम भी यही कह रहे हैं। नहीं, आपने कहा 703 अरब सिंध दे रही है। नहीं, सिंध नहीं, सिंध वाले कह रहे थे कि हम क्लेम कर रहे थे, लेकिन वफाक ये कह रहा है कि 703 हम दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। वफाक ने बड़े खुले अंदाज में, कोई 300 मंसूबे नहीं है, वफाक के मंसूबे आपको गिना देता हूँ। पहला K4, ठीक है, वो भी मेन चैनल, सही, ऑगमेंटेशन नहीं, सिर्फ मेन चैनल। मेन चैनल। दूसरा जो सबसे बड़ा इनमें, वो है ML1 का फ्रेट कॉरिडोर, ठीक, ठीक है, दूसरा मंसूबा। नालों की सफाई, तीसरा मंसूबा। कराची सर्कुलर रेलवे, चौथा मंसूबा। ग्रीन लाइन, 5वां मंसूबा। ख़त्म, ठीक है। 5 मंसूबे मिल जाएंगे। इन सब में से ग्रीन लाइन जो है जुलाई में इफ्तिताह हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। K4 का काम फिलहाल वापडा को डेजिग्नेटेड एजेंसी हुआ है। एक्नेक और CDWP में समरी अप्रूव हो चुकी, ठीक है, ठीक है। इन सब कामों की हो चुकी। सही, ML1 के फ्रेट कॉरिडोर पे कंसल्टेंट्स अपॉइंट हो चुके हैं, ठीक, टेंडर कॉल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। सही, ये प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगी तब भी कमिटेड है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट की अहमियत ये है कि कराची की सड़कों पे से मालबरदार ट्रकों को कम करने का वाहिद तरीकाकार ये है। सही, ठीक है जी। कराची सर्कुलर रेलवे, इस मंसूबे के ऊपर स्टडी भी होनी चाहिए, कंसल्टेंट्स भी होने चाहिए। इस पे रेलवे के भी कंसल्टेंट्स अपॉइंट इस पे भी कर लिए गए। नालों की सफाई और रेलवे में थोड़ा सा सिंध गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़रूर है, सही, उसको भी, नालों की तो इंटरफेरेंस का फार्मूला तय कर लिया, जैसे कि ये मैं समझता हूँ ज़्यादती है कि जो लोग वहाँ मकीन हैं, सही, चाहे वो लीज में हों यानी या वो इंक्रोचर्स हों, ठीक, कि उनके छतों पे, सरों पे से छतें हटा दी जाएं, ठीक है। तो वो अल्टरनेट हाउसिंग का इंतज़ाम करने के लिए नालों वालों के लिए तो तय कर लिया गया कि उन्हें 15,000 रुपये महीना किराया दिया जाएगा, ठीक हो गया, और नया पाकिस्तान हाउसिंग का जो भी पहला प्रोजेक्ट लॉन्च होगा उसके अंदर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक हो गया, ठीक है जी। ठीक है।
तो अच्छा, इस ये हो गया। इस तरफ आए अगर हम कराची की बात करें, ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। छोटे प्रोजेक्ट्स वो हैं तकरीबन 300 प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे मैं आपको आपकी कोऑर्डिनेशन जो है। मैं जी देखिए, ये वो 700 अरब के प्रोजेक्ट है जिसके, अब इसके बाद सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, ठीक ठीक है, सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स ही वो अप्रूवल क्यों नहीं ले रहा? जैसे कि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड है, बिल्कुल ठीक है ना। पुरानी शराब नई बोतल में डाल के नहीं बेची जा सकती। हर वो प्रोजेक्ट जो इस प्रोजेक्ट में डाला गया है सही, वो पहले से बजट के अंदर मौजूद है, ठीक है, उस पर पैसे ही नहीं खर्च करते। कोरंगी क्रॉसिंग 2014 का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। और अच्छा, ये आपका जो ट्रक अड्डा है मारीपुर पे हॉक्स बे की जी, सड़क कायदम बस स्टैंड 2012 का है प्रोजेक्ट। आप देखते चले जाइए, सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ठीक। इसी तो इनको तरह। फ्लोर पे एक्सपोज क्यों नहीं किया? इनको एक्सपोज करते ना, आप अपोजिशन कर रहे थे, इनको लेके जाते हैं, इनको अदालत में लेके जाएं, कानून साजी करवाएं। वो डेवलपमेंट पे के नाम पे जो बजट है ये अपने प्रोटोकॉल में लगा देते हैं, लेकिन कराची पे नहीं लगाते, ना सिंध में लगाते हैं किसी शहर में। देखिए, मैं समझता हूँ क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर आप लोग प्रोविंशियल असेंबलीज को कवर नहीं करते जिस तरह कवर करना चाहिए। सिंध का एक चैनल करता है, आप नहीं करते। मैं समझता हूँ उसको करना चाहिए। ठीक, बात सारी ये है कि मैं बहुत सारे लोगों से ये बात अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से मैंने ये कहा कि देखिए, मेरा काम अपोजिशन में बैठ के अवाम का शऊर बढ़ाना है। सही। क्या कराची के लोगों को अपने मसाइल के बारे में आज शऊर ज़्यादा है जो आज से 2.5 साल पहले ज़्यादा है? अगर 2.5 साल पहले ज़्यादा था तो ख्वाजा इजहार साहब मुझसे बेहतर अपोजिशन लीडर थे, या उस वक्त की अपोजिशन बेहतर अपोजिशन थी। सही। लेकिन अगर आज शहर कराची के लोगों को शऊर ज़्यादा है, ज़्यादा है, इसमें कोई शक तो नहीं। इसका क्रेडिट फिर हुकूमत तो नहीं बताती ना, तो इसका क्रेडिट फिर मैं लेता। तो इसका क्रेडिट हम आपको अपने प्रोग्राम्स में देते भी रहे हैं ना। ठीक है ना। तो अब हमारा काम जो है वो आवाज़ बुलंद करना है। सिंध असेंबली का स्पीकर साहब जो हैं वो पार्टीजियन स्पीकर हैं, उनको खुद अपनी जो साख है वो मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है। और वो हुकूमती इशारों पे काम करते हैं, वो एक न्यूट्रल स्पीकर नहीं है, माइक नहीं खोलते। सही। सबसे बड़ा सबूत ये है, प्राइवेट मेंबर्स डे होता है, ट्यूसडे होता है, 2.5 साल गुजर गए, हमारा एक बिल, एक अमेंडमेंट टेबल नहीं हुई हाउस में। सही। स्टैंडिंग कमेटीज, मेन अपोजिशन पार्टीज किधर हैं? ठीक है। कहते हैं कि आप लोगों ने एहतजाज किया था। मैं आज बरमला आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, हमने एहतजाज किया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पे। सही। नहीं देते ना। जी। हमने लोगों को बता दिया, लोगों में शऊर आ गया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी खुद तुम्हारी शहीद रानी कहती थी कि अपोजिशन का हक है। बिल्कुल है। तुम आज अपनी शहीद रानी की बात नहीं रखना चाहते। हमने लोगों को बता दिया ये हक नहीं देते, ये जमहूरी नहीं है, हम अपना वो विड्रॉ करते हैं। ठीक आओ है। अब दे दो स्टैंडिंग कमेटी। सही। इससे ज्यादा खुला ऑफर तो नहीं दे सकता पब्लिक। नहीं हो सकती थी। अब आप देख लीजिएगा, आज से 1 माह के अंदर अंदर ये देते हैं कि नहीं देते, मेंबरशिप देते हैं या नहीं देते। एग्रीड थी 14 कमेटियां हमें देने को तैयार थी। मैं आज वो 14 कमेटियों की चेयरमैनी लेने को तैयार हूं। ठीक है। नहीं लूंगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एक अदना मेंबर के तौर पे बैठूंगा उसके अंदर, मैं खुद बैठूंगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। बिठाओ तो क्यों नहीं बिठा रहे? जरा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ऑडिटर की रिपोर्ट देख लें। सही। इसमें प्रोग्राम रख लें, आ जाऊंगा, हर डिपार्टमेंट का सफा दिखाऊंगा। 26 साल के ऑडिट इस पे कर दें। नकवी साहब, एक चीज फिर मैं चूंकि ब्रेक पे जाना, ब्रेक से वापस आके मैं आपसे जवाब लूंगा। एक चीज ये है कि हम आपकी कारकर्दगी हमने देखी है, और हम जहां मीडिया की बात है तो हम अपनी जिम्मेदारी के साथ आपकी परफॉर्मेंस को सामने रखते रहे हैं। हमने देखा कि आपने बल्दियात में भी सर्व किया, अब आप असेंबली में आए हैं अपोजिशन लीडर के तौर पर, लेकिन आपकी अपनी जमात के जो लोग हैं ना, वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप जो आपकी इत्तेहादी जमातें थी अपोजिशन की, उनको मेंटेन नहीं रख सके, उनको एक नहीं कर सके। इस पे मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।